BR एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में वर्धन वंश तक पढ़ा था। आज हम एक और जो नया वंश है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है पाल वंश। कौन सा वंश है? पाल। तो आज हम पाल वंश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमने देखा था कि 647 ईस्वी में हर्ष की निसंतान मृत्यु हो गई और उसके बाद में भारत के अंदर कोई भी एक राजा नहीं था और मुख्य राजा नहीं होने की वजह से जो क्षेत्रीय शक्तियां थी वो धीरे धीरे ताकतवर होने लगी। तो बंगाल के अंदर एक नया जो वंश है वो उदय होकर सामने आया जिसका नाम है पाल वंश। तो देखिए पाल वंश की स्थापना बंगाल के अंदर 750 ईस्वी में हुई। पाल वंश की स्थापना बंगाल के अंदर 750 ईस्वी में हुई। इस वंश की स्थापना करने वाला जो शासक है उसका नाम है गोपाल। तो बंगाल के अंदर 750 ईस्वी के अंदर एक नए वंश की स्थापना हुई जिसको पाल वंश के नाम से जाना जाता है और इस वंश का जो संस्थापक है जिसका नाम है गोपाल। गोपाल के बाद में एक जो नया शासक बना उसका नाम है धर्मपाल। धर्मपाल यह भी इस वंश का एक महान शासक था। धर्मपाल के बाद में एक जो शासक बना जिसका नाम है देवपाल। देवपाल ने पाल वंश की जो राजधानी है वो पाल वंश की राजधानी बंगाल स्थानांतरित की। इनकी राजधानी पहले पटना थी। देवपाल ने पालों की जो राजधानी है वो बंगाल में स्थानांतरित की। इसके बाद में इस वंश का जो शासक बना, नवा जो शासक है उसका नाम है महिपाल। महिपाल के समय चोल शासक राजेंद्र प्रथम है। इन्होंने 1023 ईस्वी के आसपास गंगा नदी का जो क्षेत्र है वहाँ पे हमला किया और उस इलाके को उन्होंने विजित किया। तो ये था पाल वंश। तो पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में हुई। इस वंश का जो संस्थापक है जिसका नाम है गोपाल। गोपाल के बाद में इस वंश का संस्थापक बना धर्मपाल और धर्मपाल के बाद में इस वंश का जो शासक है उसका नाम है देवपाल और देवपाल के बाद में इस वंश का जो नवा शासक था उसका नाम है महिपाल। महिपाल के समय चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने गंगा नदी के आसपास के इलाकों पे हमला किया और उस क्षेत्र को उन्होंने विजित किया। तो ये था पाल वंश। अब इसके बाद में हम एक नया वंश पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश। देखिए राष्ट्रकूट जो वंश है इसकी स्थापना करने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है दंतीदुर्ग। दंतीदुर्ग ने 736 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की। तो इस वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति है जिसका नाम है दंतीदुर्ग। दंतीदुर्ग ने 736 ईस्वी में एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम है राष्ट्रकूट। दंतीदुर्ग पहले चालुक्यों का एक सामंत था। दंतीदुर्ग चालुक्यों का एक सामंत था और इन्होंने चालुक्य जो शासक कीर्तिवर्मा जो है उनको हराया और कीर्तिवर्मा को हराकर इन्होंने एक नए वंश की स्थापना की जिसको राष्ट्रकूट वंश के नाम से जाना जाता है। दंतीदुर्ग के बाद में इस वंश का जो शासक है जो मुख्य शासक, वैसे तो 14 शासक हुए इस वंश के अंदर, करीब 14 शासक हुए इस वंश के अंदर और इसके बाद में एक महत्वपूर्ण जो शासक बना जिसका नाम है कर्ण। फर्स्ट। तो कर्ण प्रथम ने एलोरा के अंदर
एक मंदिर बनाया। तो ये बात ध्यान रखें, कृष्ण जो फर्स्ट है उन्होंने एलोरा में एक मंदिर बनाया कैलाशनाथ का। किसका मंदिर बनाया? कैलाशनाथ का। तो कृष्ण प्रथम ने एलोरा में एक मंदिर बनाया, उस मंदिर का नाम है कैलाशनाथ। और उसके बाद में इस वंश के अंदर एक प्रतापी राजा हुआ जिसका नाम है दुरु। इस वंश के अंदर कृष्ण के बाद में एक नया शासक हुआ जिसका नाम है दुरु। दुरु ने गुर्जर प्रत्यार जो शासक है वत्सराज, उसको हराया। किसको हराया? वत्सराज। देखिए, इस वंश का एक प्रतापी राजा था दुरु, जो कृष्ण के बाद में जो शासक बना, और इन्होंने गुर्जर प्रत्यार जो शासक है वत्सराज को इन्होंने पराजित किया। और दुरु के बाद में इस वंश का जो पांचवा शासक है, ये चौथा शासक था दुरु, और पांचवा जो शासक है वो उसका नाम है गोविंद। इसके बाद में इस वंश का जो शासक है उसका नाम है गोविंद। गोविंद ने भी अपने साम्राज्य को बढ़ाने का कार्य किया। इस वंश का एक प्रतापी राजा था गोविंद। तो ये था राष्ट्रकूट वंश। गोविंद के बाद में इस वंश के अंदर एक और शासक बना जो नम्मा शासक था, अमोघवर्ष। अमोघवर्ष एक शांति प्रिय शासक था। इस वंश का सबसे शांति प्रिय जो शासक है वैष्णव वंश का कह सकते हैं, उसका नाम था अमोघवर्ष। अमोघवर्ष के समय एक विदेशी यात्री जो सुलेमान है वो भारत आया था, और उन्होंने विश्व के महानतम जो शासक है उनके अंदर अमोघवर्ष की जो है गणना की। तो ये था राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में दंतीदुर्ग ने की। इन्होंने चालुक्य जो वंश है उसका खात्मा करके इस नए वंश की स्थापना की। इस वंश के अंदर करीब 14 शासक हुए। इसके अंदर जो मुख्य जो शासक था वो था कृष्ण प्रथम, जिन्होंने एलोरा के अंदर कैलाशनाथ जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया। उसके बाद में चौथा जो शासक था उसका नाम है ध्रुव। ध्रुव ने वत्सराज जो गुर्जर प्रत्यार जो शासक है उनको हराया। और पांचवा जो शासक है गोविंद तृतीय ने पाल वंश के शासक धर्मपाल को भी हराया। और गुर्जर प्रत्यार जो शासक है नागभट्ट द्वितीय को भी गोविंद ने हराया। ये इस वंश का एक महान शासक था गोविंद। और नम्मा जो शासक था जिसका नाम था अमोघवर्ष, एक शांतिप्रिय शासक था। इसके समय एक अरबी यात्री जो सुलेमान भारत आया, जिन्होंने विश्व के महानतम जो शासकों हैं उनके अंदर अमोघवर्ष की गणना की। अब हम आगे पढ़ते हैं गुर्जर प्रत्यार वंश। गुर्जर प्रत्यार वंश देखिए, गुर्जर प्रत्यार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की। गुर्जर प्रत्यार जो वंश है उसकी स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की। तो इस वंश का जो शासक है गुर्जर प्रत्यार वंश का संस्थापक, उसका नाम है नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रत्यार वंश की स्थापना की। इस वंश की स्थापना गुजरात के आसपास के इलाकों के अंदर होने की वजह से इनको गुर्जर प्रत्यार वंश के नाम से जाना जाता है। यानी जो गुजरात का जो इलाका था, गुजरात के आसपास का इलाका है, वहाँ पर इन्होंने अपना जो शासन स्थापित किया, उसकी वजह से इस वंश को गुर्जर प्रत्यार वंश के नाम से भी जाना जाता है। नागभट्ट प्रथम एक महान शासक था जिन्होंने इस वंश की स्थापना की। इसके बाद में इसका पुत्र वत्सराज शासक बना। एक प्रतापी राजा था वत्सराज। इन्होंने गुर्जर जो प्रत्यार वंश है उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया।
और इसके बाद में इसका बेटा नागभट्ट द्वितीय सेकंड शासक बना। ये भी एक महान और प्रतापी शासक था। इन्होंने गुर्जर जो शक्ति है उनको आगे बढ़ाने का कार्य किया। यानी ये नागभट्ट जो द्वितीय है 812 के आसपास जो राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय है उनसे पराजित हुआ था और ये इस वंश का एक प्रतापी राजा था। इसके बाद में इस वंश का एक प्रतापी राजा जिसका नाम है राजा भोज, राजा भोज जिसको मिहिर भोज के नाम से भी जाना जाता है। इसको मिहिर भोज के नाम से भी जाना जाता है। तो इस वंश का एक प्रतापी जो शासक है जिसका नाम है मिहिर भोज, जो गुर्जर प्रतिहार वंश का एक प्रतापी राजा था। और इसके समय अरब यात्री जो सुलेमान भारत आया था, इन्होंने गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी जो राजा है राजा भोज को बताया। एक महान शासक था ये। इसके बाद में जो शासक बना जिसका नाम है महेंद्रपाल। महेंद्रपाल तो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो शासक है राजा भोज के बाद में बना महेंद्रपाल। महेंद्रपाल का तो दरबारी कवि था जिसका नाम है राजशेखर। राजशेखर ने कर्पूर जो मंजरी नामक जो नाटक है उसकी रचना की थी। राजशेखर, क्या नाम है? राजशेखर। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी नामक जो नाटक है उसकी रचना की। इसके बाद में कई जो शासक बने जिसके अंदर विनयपाल है, महेंद्रपाल द्वितीय है और राज्यपाल। राज्यपाल 1013 ईस्वी के आसपास गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। इस समय मोहम्मद गजनी ने भारत पे आक्रमण किया। देखिए ध्यान देवे, जिस समय गुर्जर वंश का शासक राज्यपाल था उस समय मोहम्मद गजनी ने कन्नौज पे आक्रमण किया। कहाँ पे? कन्नौज पे। तो जब राज्यपाल को इसकी सूचना मिली तो राज्यपाल बिना लड़े ही महल छोड़कर भाग गया और मोहम्मद गजनी ने कन्नौज पे कब्जा कर लिया। लेकिन जैसे ही गजनी यहाँ से वापस गया तो आसपास के जो राजपूत शासक थे वो चंदेल शासक राजा गंड, देखिए ध्यान दे, चंदेल शासक राजा गंड, राजा गंड के नेतृत्व में एकत्रित हुए और राज्यपाल जो है उनको मौत के घाट उतार दिया। और इसके बाद में इस वंश का अंतिम जो शासक है वो बना त्रिलोचन पाल। तो राज्यपाल को राजपूत शासकों ने मौत के घाट उतार दी और उसके बाद में इस वंश का जो अंतिम शासक कह सकते हैं वो बना था त्रिलोचन पाल और इसके साथ में इस वंश का अंत हो गया। तो ये देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश, इस वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की। इसके बाद में उसका जो पुत्र है वत्सराज एक महान और प्रतापी शासक था। हालांकि वत्सराज हमने पहले भी पढ़ा था कि दुरु से हारा था।
राष्ट्रकूट जो नरेश है धुरु से ये पराजित हुआ। और उसके बाद में इनका प्रतापी जो बेटा नागभट्ट सेकंड 812 के आसपास ये गुर्जर वंश का शासक बना। हालांकि नागभट्ट सेकंड भी नागभट्ट द्वितीय जो है वो गोविंद तृतीय से हरा। और उसके बाद में इस वंश का प्रतापी जो राजा बना, राजा भोज, जिसको मीर भोज के नाम से भी जाना जाता है। और इसके समय अरब यात्री सुलेमान भारत आया। और उसके बाद में इस वंश का जो शासक है वो महेंद्रपाल बना। महेंद्रपाल का जो दरबारी कवि जिसका नाम है राजशेखर, जिन्होंने कर्पूर मंजरी नामक जो पुस्तक है, नाटक है, उसकी रचना की। और इस वंश का महेंद्रपाल के बाद में शासक बनने वाला जो व्यक्ति है, हालांकि उसके बाद में कई शासक बने, लेकिन 1013 ईस्वी के आसपास जो शासक था उसका नाम है राज्यपाल। राज्यपाल के समय मोहम्मद गजनी ने कनौज पे आक्रमण किया, लेकिन ये बिना लड़ाई मैदान छोड़कर भाग गया, जिसकी वजह से राजपूत जो शासक है वो नाराज हो गए और चंदेल शासक राजा गंड के नेतृत्व में इकट्ठे होकर इनको मौत के घाट उतार दिए। और इसके बाद में कनौज का जो शासक है और तिरुनोचल जो पाल है उसको बनाया गया। बाह्य आक्रमण, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बाह्य आक्रमण। जब भारत के अंदर केंद्रीय शक्ति का ह्रास हो गया था, उस समय विदेशी जो जातियां थी उन्होंने भी भारत पे आक्रमण किया और भारत में आकर वो यही के होकर रह गए, यानी हमारी जो सभ्यता है उनका आत्मसातीकरण किया। तो उनमें से विदेशी आक्रमणकारी है, सबसे पहले भारत पे आक्रमण करने वाले जो विदेशी है उसका नाम है शक। देखिए, भारत पर आक्रमण करने वाले सबसे जो प्रमुख है व्यक्ति जो शासक है वो थे शक। शक मध्य एशिया की एक लड़ाकू जाति थी। शक मध्य एशिया की एक लड़ाकू जाति थी, जिन्होंने पश्चिमी जो अफगानिस्तान है, बलूचिस्तान है और जो सिंध का इलाका है उसको अपने कब्जे में किया। और बाद में बोलन जो दर्रा है, कौन सा दर्रा है? बोलन। बोलन दर्रा, बोलन दर्रे से ये भारत में इन्होंने प्रवेश किया। तो शक मध्य एशिया की एक लड़ाकू जाति थी। इन्होंने पश्चिमी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध का जो इलाका है उस पर इन्होंने हमला किया, उसको अपने कब्जे में किया। और बाद में बोलन दर्रे से होते हुए 71 ईसा पूर्व में इन्होंने भारत में प्रवेश किया। 71 ईसा पूर्व में इन्होंने भारत में प्रवेश किया। कौन से दर्रे से? ये ध्यान दें, बोलन दर्रे से। इसका जिक्र रामायण और महाभारत काल के अंदर भी है। इन लोगों को रामायण और महाभारत काल के अंदर कंबोज और यवन जो बस्तियां हैं उनके साथ में इनको रखा गया है। शक कौन सी बस्तियों के साथ में? कंबोज और यवन जो बस्तियां हैं उनके साथ में इनको रखा गया। बाद में ये जो लोग थे आगे बढ़ते गए, इनकी कई शाखाएं भारत में विद्यमान थी। एक शाखा थी तक्षशिला में। एक शाखा कहाँ थी? तक्षशिला में, जहाँ पर जो शासक था मावेज और एजेस। क्या नाम है? मावेज और एजेज। ये तक्षशिला के शासक है। उस समय के जो अभिलेख वगैरह हमें प्राप्त हुए उससे पता चला है कि उस समय तक्षशिला के अंदर जो शासक है वो थे मावेज और एजेज। मथुरा से भी हमें कुछ प्रमाण प्राप्त हुए हैं।
मथुरा के अंदर उस समय जो शासक है वो था राजगुल। मथुरा से जो हमें एक जो लेख प्राप्त हुआ है, उस समय मथुरा का शासक शक सत्रप जिसको कहा गया है वो था राजगुल। और महाराष्ट्र के अंदर भी इनकी एक शाखा थी। महाराष्ट्र के अंदर जो शासक थे वो था नहपान और भूपक। नहपान और भूपक भूमक और नहपान। ये शक सत्रप थे। हालांकि गोमतीपुत्र जो सातकर्णी हमने पढ़ा था, गोमतीपुत्र सातकर्णी ने इन शकों का नाश किया था। गोमतीपुत्र सातकर्णी ने इन शकों का नाश किया। और इसके बाद में जो नया वंश भारत में आक्रमण करने वाला है उसका नाम है, शक के बाद में हूण। शकों के बाद में भारत में आने वाले जो लोग हैं उसका नाम है हूण। देखिए, हूण भी मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी। हूण भी मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी जिसको दैत्य भी कहा जाता है। हूण ये मध्य एशिया की एक बर्बर जाति है जिसको दैत्य भी कहा जाता है। हूण भी शकों की तरह पश्चिम से उत्तर जो पश्चिमी इलाका है वहाँ से उन्होंने भारत में प्रवेश किया। और गुप्तों के टाइम में, यानी स्कंदगुप्त के समय, हूणों ने भारत में हमला किया, लेकिन स्कंदगुप्त ने उनको पराजित किया। यानी गुप्त वंश का जो शासक स्कंदगुप्त जब भारत पे शासन कर रहा था उस समय हूणों ने भारत पे आक्रमण किया, लेकिन स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया। लेकिन स्कंदगुप्त के बाद में हूण सरदार जिसका नाम है तोरमान, तोरमान ने राजपूताना, गुजरात, मालवा आदि इलाकों पे हमला किया और उस इलाके को उन्होंने तहस नहस कर दिया। और तोरमान ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। तोरमान ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। तोरमान के बाद में इस वंश का जो शासक बना, इसका पुत्र था महिरभोज। महिरभोज तोरमान के बाद में शासक बना। ये बौद्ध जो धर्म है उनसे नफरत करता था। इन्होंने भारत के अंदर कई बौद्ध जो स्तूप वगैरह है उनको तहस नहस किया। बौद्धों को इन्होंने रास्ते से हटाने के लिए कई जो बौद्ध भिक्षु थे उनको मौत के घाट उतार दिए। एक विदेशी आक्रांता जिसको कह सकते हैं, जिन्होंने बौद्ध धर्म को बहुत क्षति इन्होंने पहुंचाई। इसके बाद में महिरभोज ने बौद्धों को रास्ते से हटाने के लिए कई बौद्ध भिक्षुओं का जो है अंत किया। इसके बाद में मालवा का जो शासक है, इन्होंने हूणों को पराजित किया। मालवा का जो शासक है जिन्होंने हूणों को पराजित किया। और अब इसके बाद में एक जो नया वंश है वो हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कुषाण वंश। कुषाण वंश की स्थापना कुजूल कंठफिसिस ने की। देखिए, कुषाण वंश की स्थापना कुजूल कंठफिसिस
सस। ध्यान दें, कुषाण वंश की स्थापना करने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है कुजुल कंडफिसिस, जिन्होंने इस वंश की स्थापना की। तो कुषाण वंश की स्थापना किसने की? कुजुल कंडफिसिस प्रथम ने 15 ईस्वी में, और 65 ईस्वी तक इन्होंने शासन किए। कुजुल कंडफिसिस प्रथम, जिन्होंने कुषाण वंश की स्थापना की, इन्होंने भी पश्चिम का जो इलाका है उसको अपने कब्जे में किया, और बाद में इन्होंने वैदिक जो धर्म है उसको स्वीकार कर लिया, और इसके बाद में उसका बेटा विम कंडफिसिस शासक बना। विम कंडफिस। तो कुजुल कंडफिसिस के बाद में उसका जो पुत्र है वो शासक बना, जिसका नाम है विम कंडफिसिस। एक महान शासक था, ये शैव धर्म का अनुयायी था, यानी इनके जो सिक्के वगैरह मिले हैं उस पे शिव की मूर्ति, त्रिशूल और भी कई प्रकार की जो नंदी वगैरह है उसकी आकृति मिली है। इससे पता चला है कि विम कंडफिसिस शैव जो धर्म है उसका अनुयायी था। एक महत्वपूर्ण जो बात है, विम कंडफिसिस ने सबसे पहले भारत के अंदर सोने के सिक्के चलाए। देखिए, विम कंडफिसिस ने भारत के अंदर सोने के सिक्के चलाए सबसे पहले अपने नाम के। इस बात को आप ध्यान दें, विम कंडफिसिस ने भारत के अंदर सोने के सिक्के चलाए। ये 65 से 75 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। 65 से 75 ईस्वी तक। तो कुषाण वंश का दूसरा जो शासक है उसका नाम है विम कंडफिसिस, लेकिन इसके बाद में ये कई शाखाओं में बंट गया, और इसके बाद में एक जो मेन जो शासक उभर कर सामने आया उसका नाम है कनिष्क। देखिए, कुषाण वंश का एक महान और प्रतापी राजा था जिसका नाम है कनिष्क। कनिष्क के समय कश्मीर के कुंडल वन में एक बौद्ध धर्म की संगीनी हुई। कनिष्क के समय कश्मीर के कुंडल वन में बौद्ध संगीनी हुई, और कनिष्क ने कश्मीर में एक कनिष्कपुर नामक स्थान है उसकी स्थापना की, और जो बौद्ध संगीनी हुई उसका अध्यक्ष था वसुमित्र। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म के अंदर कुल 4 बौद्ध संगीनियाँ हुई है। पहली जो बौद्ध संगीनी है वो कालासो के समय हुई। दूसरी जो बौद्ध संगीनी है और तीसरी और चौथी जो बौद्ध संगीनी है वो कनिष्क के टाइम में हुई। तो कनिष्क एक महान शासक था इस वंश का, और इन्होंने काफ़ी जो बड़े इलाके हैं वो विजित किए। कनिष्क की मथुरा से एक प्रतिमा मिली है जो पूर्ण जो चोंगा और जो सूट है पहने हुए उस मूर्ति के अंदर वो दिखाया गया है। कनिष्क के दरबार में कई महान विद्वान निवास करते थे, जिसके अंदर नागार्जुन, वसुमित्र और गणित के जो प्रख्यात जो विद्वान थे चरक, वो भी इसके दरबार में निवास करते थे। एक महान शासक था। तो इसके साथ ही कुषाणों की जो सत्ता है लगभग 200 ईस्वी तक वो बनी रही भारत में, और इस दौरान भारत की स्थिति काफ़ी लाभदायी रही है कुषाणों के टाइम में। तो भारत के अंदर विदेशी जो आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत में आक्रमण किया, और
इन्होंने भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है उसको आत्मसात कर लिया और यहीं के होकर रह गए। तो विदेशी आक्रमणकारियों में सबसे पहले जो आक्रमणकारी है वो शक, फिर हूण और फिर कुषाण। शकों के बारे में हमने पढ़ा था कि शक मध्य एशिया की एक लड़ाकू जाति थी। इन्होंने अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध के पश्चिमी इलाके पर कब्जा किया। उसके बाद में ये बोलन दर्रे से होते हुए 71 ईसा पूर्व में इन्होंने भारत में प्रवेश किया और इसका जिक्र रामायण और महाभारत काल के अंदर भी है। कंबोज और यूनों के साथ में इनकी बस्तियों का जिक्र है। बाद में ये भारत के अंदर कई स्थानों पर फैले, जिसके प्रमाण हमें तक्षशिला है, महाराष्ट्र है और मथुरा से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में आने वाले जो विदेशी आक्रांता है उसका नाम है हूण। हूणों को दैत्य भी कहा गया है क्योंकि ये बहुत ही बर्बर जाति के लोग थे। इन्होंने भारत का जो पश्चिमोत्तर इलाका है उस पर आक्रमण किया और उत्तर और पश्चिम से इन्होंने भारत में प्रवेश किया। इनके अंदर जो मुख्य जो शासक था वो तोरमान एक सरदार था, जिन्होंने मालवा, राजपूताना, गुजरात आदि इलाके को तहस नहस करते हुए यहाँ पर इन्होंने हूण वंश की स्थापना की और इन्होंने गुप्तों का जो साम्राज्य था उनको तहस नहस करने का कार्य किया। इसके बाद में इनका जो पुत्र है वो मिहिरभोज शासक बना। ये भी एक मुख्य मेन कह सकते हैं कि प्रतापी राजा था, महान शासक था। और इसके बाद में आने वाले जो विदेशी आक्रांता थे उसका नाम था कुषाण। ये कुषाण वंश की स्थापना करने वाला जो व्यक्ति है कुजुल कांटफिसिस प्रथम। कुजुल कांटफिसिस ने 15 ईस्वी में यहाँ पर कुषाण वंश की स्थापना की और 65 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। एक महान शासक था। इसके बाद में 65 ईस्वी में उसका जो पुत्र है भीम कांटफिसिस शासक बना और 75 तक इन्होंने शासन किया। भीम कांटफिसिस शैव धर्म का अनुयायी था क्योंकि उनके जो सिक्के वगैरह प्राप्त हुए हैं उनके ऊपर शिव है, नंदी है और त्रिनेत्र जो है, ऐसे कई प्रकार के जो संकेत है वो मिले हैं, जिससे पता चला है कि भीम कांटफिसिस वो शैव धर्म का अनुयायी था। मुख्य जो बात है, इन्होंने सबसे पहले अपने नाम के भारत में सोने के सिक्के चलाए और उसके बाद में इस वंश का एक प्रतापी राजा था जिसका नाम है कनिष्क। कनिष्क एक महान शासक था। कनिष्क के समय कश्मीर के कुंडल वन में एक बौद्ध संगिनी हुई जिसका अध्यक्ष वसुमित्र था। इन्होंने कनिष्कपुर जो नगर है उनकी भी स्थापना की। इन्होंने एक बहुत ही बड़े इलाके को अपने अधीन किया। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण का एक विशाल साम्राज्य इसके अधीन था। एक महान प्रतापी था शासक। ये 230 तक कुषाणों की सत्ता भारत में बनी रही, लेकिन बाद में धीरे धीरे इनका भी अंत हो गया और ये भारत के अंदर भारतीय होकर रह गए। यानी भारतीय जो सभ्यता है, संस्कृति है, इसको उन्होंने आत्मसात कर लिया। और इसी के साथ में ये हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। नमस्कार।